गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज जो डेट है वो है 19 सितंबर 2020 और यह ये जो वर्कशीट है 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान के उपविषय इतिहास की जो वर्कशीट है वो 33 वर्कशीट है। ठीक है, जो इससे पहले की वर्कशीट थे हमने उसमें स्टार्ट किया था यूरोप के राष्ट्रवाद के बारे में, यानी कि हम इतिहास में यूरोप के राष्ट्रवाद से संबंधित जो हमारा पार्ट है उसे हम कर रहे थे। ठीक है, अब हम 33 वर्कशीट में इससे आगे का देखते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, वियना की संधि पढ़ी थी, फ्रांस जो उदारवादियों की क्रांति थी वो पढ़ी थी, फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा था, जर्मनी का एकीकरण के बारे में पढ़ा था और जो इटली का एकीकरण है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद। मैंने आपको बताया था कि जो यूरोप है उसमें धीरे धीरे क्या थी, राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो जन्म ले रही थी। इसके बहुत सारे कारण थे, क्यों? क्योंकि वहाँ पर राजतंत्र चल रहा था और राजतंत्र से जो थे लोग परेशान हो गए थे, बार बार लड़ाइयाँ चल रही थी जिसके कारण लोग जो थे वो भुखमरी के शिकार हो रहे थे, उनके ऊपर ज़्यादा अत्याचार किए जा रहे थे। इसलिए जो वहाँ के लोग थे यानी कि यूरोप के जो लोग थे उनके एक राष्ट्र की भावना ने एक साझा पहचान, यानी कि हम सब मिलकर एक ही व्यक्ति हैं और हम सबको एक जैसे समान अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवादिता। देखो हमने देखा था कि सबसे पहले क्या था, अगर हम पूरे यूरोप की बात करें तो वहाँ पर राजतंत्र की स्थापना हो गई थी, जिसमें जो एक राजा होता था और जो उसका वंश होता था वही वहाँ पर राज करता था। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने क्रांति करके समानता, स्वतंत्रता, बंधुता जैसी भावनाओं को पिरोया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर वो वाली भावनाओं को धीरे धीरे दबाया गया और उसके बाद क्या हुआ, रूढ़िवादिता की स्थापना हुई। रूढ़िवादी का अर्थ होता है जो पुराने विचार होते हैं हमारे उन्हीं को लेकर, यानी कि कोई परिवर्तन ना हो। अगर जो पॉजिटिव परिवर्तन है यानी कि जो हमारे पुराने विचार चले आ रहे हैं बस वही विचार हम अपनाएं, जो भी नयापन होता है, नई सोच होती है, उसे नकार दिया जाता है रूढ़िवादिता के अंतर्गत। ठीक है, तो 1815 में क्या था, 1815 के उपरांत यानी कि 1815 के बाद यूरोप में रूढ़िवादिता की स्थापना हुई। देखो 1815 अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि 1815 में क्या हुआ था, वियना की संधि हुई थी। ठीक है, वियना कहाँ पर है, ये एक ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। देखो क्या हुआ, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो फ्रांस है, अगर मैं फ्रांस की बात करूं, जो फ्रांस है उसमें क्या था, सबसे पहले राजतंत्र का शासन था, वहाँ पर बर्बन डायनेस्टी थी वो राज कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ, लोगों में राष्ट्रवाद की जैसे भावना उत्पन्न हुई तो लोगों ने क्या किया, राष्ट्रवाद की भावना के कारण वहाँ का जो राजतंत्र था उसका तख्ता पलट कर दिया और एक लोगों ने संवैधानिक सरकार की स्थापना की। लेकिन वो नहीं चल पाई, उस सरकार का तख्ता पलट कर दिया किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, नेपोलियन ने जो लोगों की सरकार थी उसका तख्ता पलट कर दिया। फिर क्या हुआ कि जो नेपोलियन था उसकी तानाशाही वहां पर चलने लगी फ्रांस में। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, और नेपोलियन जो था उसने क्या किया, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी यूरोप में, किस लिए, ताकि वो अधिक से अधिक क्षेत्र को फ्रांस में मिला सके। बहुत सारी लड़ाइयाँ, पोलैंड के साथ लड़ाई लड़ी, जर्मनी के साथ लड़ाई लड़ी, यानी कि बहुत सारे देशों के साथ वो अलग अलग स्तर पर लड़ाई लड़ रहा था। और क्या कर रहा था, जो वो क्षेत्र को जीत जाता था उसे वो किस में मिला लेता था, फ्रांस में मिला लेता था। यानी कि नेपोलियन जो था उस समय पर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शासक था। लेकिन जब नेपोलियन की हार हो गई, यानी कि एक समय पर तो वो हर बार जीतता गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे नेपोलियन की लड़ाइयों में हार होने लगी। तो जो हार के उपरांत जब नेपोलियन की शक्ति बहुत क्षीण हो गई और नेपोलियन का अंत हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, यूरोप की जो सरकारें थी उनका झुकाव पुनः यानी कि दोबारा से क्या होने लगा, यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ने लगा। ठीक है, यानी क्या हुआ, फिर से क्या हुआ, वहां पर रूढ़िवादिता की तरफ लोग झुकने लगे। नेपोलियन के अंत के बाद जो फ्रांस था उसने भी क्या किया, जो बोर्बन डायनेस्टी का लोगों ने हटाकर एक संवैधानिक सरकार की स्थापना कर दी थी। फिर नेपोलियन के बाद दोबारा से जो बोर्बन डायनेस्टी थी उसकी स्थापना वहां पर कर दी गई। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, जो क्रांति थी, लोगों ने क्रांति की फ्रांस में, किसके लिए,
स्वतंत्रता समानता बंधुता यानी कि संवैधानिक सरकार के लिए। लेकिन क्या हुआ, संवैधानिक सरकार की स्थापना तो हुई लेकिन वो बहुत टाइम तक चल नहीं पाई और उसके बाद क्या हुआ, नेपोलियन की तानाशाही हो गई और फिर से दोबारा से नेपोलियन के बाद राजतंत्र स्थापित हो गया। यानी कि राजतंत्र से चलना स्टार्ट किया था क्रांति की, लेकिन फिर से कहाँ अटक गई हमारी सुई आकर, राजतंत्र पर ही। यानी कि क्रांति का जो था कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर क्या हुआ कि अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाएं, रीति रिवाज, परंपराओं को मान्यता दी। यानी कि जो उन्होंने राजनीतिक विचारधाराओं में रूढ़िवादिता की स्थापना की थी, जो उनके रीति रिवाज थे, जो उनकी परंपराएं थी, उनको क्या किया उन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधाराओं में जोड़ लिया। यानी कि जो राजनीतिक विचारधारा उनकी कैसी होगी, जो उनकी रूढ़िवादी विचार थे या रीति रिवाज थे, उन्हें राजनीतिक विचारधाराओं में समावेश कर लिया और या राजनीतिक विचारधाराओं में उन्हें भी जोड़ लिया। एवं तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर दिया। तीव्र परिवर्तन यानी कि एकदम से परिवर्तित हो जाना, यानी कि अगर हम वहां पर कहीं पर राजतंत्र है तो उसे हटाकर एकदम से जो लोकतंत्र है उसकी स्थापना कर देना। लेकिन क्रमिक विकास क्या होता है, क्रमिक विकास होता है एक बहुत धीरे समय पर विकास होना, जिसका जब विकास हो रहा है तो उसका किसी को दिखे ना वो विकास। यानी कि बहुत लंबे समय में जो विकास होता है उसे क्या कहा जाता है, क्रमिक विकास। जैसे कि बंदर का मानव में परिवर्तन, जो बंदर का मानव में परिवर्तन हुआ है वो किसी को दिखा नहीं, वो अचानक नहीं हुआ, बल्कि वो बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद हुआ है, धीरे धीरे करके परिवर्तन हुआ है। ठीक है, उसे कहा जाता है क्रमिक विकास। यानी कि उन्होंने क्या किया, तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर दिया। ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे क्या कहा गया, कांग्रेस कहा गया। कांग्रेस का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ पीपल्स। ठीक है, ये भारत वाली कांग्रेस नहीं थी, बल्कि एक लोगों का संगठन थी, उसे क्या कहा गया था, कांग्रेस कहा गया था। और एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और ये जो आयोजन था ये ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया था। ठीक है, जो ऑस्ट्रिया है, अगर मैं अब आपको बताऊं कि ऑस्ट्रिया क्या है, तो जर्मन था ना, हमने कल पढ़ा था कि जर्मन का जो एकीकरण हुआ था, तो जर्मन था वो दो भागों में। जर्मन जो था सबसे पहले 300 क्षेत्रों में बटा हुआ था, यानी कि उसके जो राज्य थे वो 300 छोटे छोटे राज्य थे। और 300 राज्य के बाद जब नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने धीरे धीरे लड़ाई करने के बाद वहां पर जर्मनी को 39 स्टेट में कर दिया। यानी कि क्या किया, कहीं ना कहीं तक जो नेपोलियन था वो जर्मनी के एकीकरण में बहुत ज़्यादा उसकी भागीदारी थी, और जो जर्मनी था उसे 300 से लेकर 39 स्टेट पर ले आया। ठीक है, यानी कि सबसे पहले कितने राज्य थे, 300 राज्य थे, और उसके बाद 39 राज्य थे। लेकिन जर्मनी के जो 39 राज्य थे, उन 39 में से क्या था कि जो 39 में से केवल 2 ही शक्तिशाली थे। एक था ऑस्ट्रिया और दूसरा था पर्सिया। ठीक है, एक तो ऑस्ट्रिया है और दूसरा है पर्सिया। ठीक है, एक ऑस्ट्रिया था, दूसरा पर्सिया था। तो जो ऑस्ट्रिया था उसी के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक्स। ठीक है, इन्होंने ही किसका आयोजन किया था, जो वियना की कांग्रेस थी इसका आयोजन किया था। देखो ये जो ड्यूक मेटरनिक्स थे, ये जो थे बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी विचारों को मानने वाले थे। और जो अगर हम देखें कि ऑस्ट्रिया पर्शिया में भी देखें तो जो पर्शिया था, जर्मनी का जो क्षेत्र पर्शिया था, वो बहुत ज़्यादा ही प्रगतिशील था, जनता उदारवादियों पर ज़्यादा जोर देता था, जबकि जो ऑस्ट्रिया था वो रूढ़िवादी विचारकों पर जोर देता था। और जो ऑस्ट्रिया था वो कैथोलिक चर्च को मानते थे, जो कैथोलिक होता है, जिसमें इसमें क्या होता है कि जो जीसस क्राइस्ट है उनके साथ साथ क्या था कि जो पोप है उनकी शक्तियों को भी महत्व दिया जाता था। बल्कि जो पर्शिया था उसमें प्रोटेस्टेंट चर्च को मानते थे। जो प्रोटेस्टेंट चर्च होता है उसमें क्या होता है, उसमें केवल जो जीसस क्राइस्ट होते हैं उन्हीं को महत्व दिया जाता है, पोप को इतना महत्व नहीं दिया जाता। बल्कि जो ऑस्ट्रिया है उसमें पोप को भी बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई थी। तो इसी तरह के जो विचार थे, ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे वो थे ड्यूक मेटरनिक्स, और इनके विचार जो थे वो भी बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी थे। ठीक है, इसीलिए क्या था, इस तरह के जो चांसलर यानी कि इस तरह के अगर राजनेता होंगे तो क्या होगा, जिस तरह का राजनेता होगा उस देश की जो सोच है या उसकी जो सोचने की शक्ति है वो भी उसी की तरफ झुकाव हो जाएगी। ठीक है, इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर किए। जो कांग्रेस थी इसने क्या किया, जो वियना संधि थी उस पर हस्ताक्षर किए। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में वियना संधि के बारे में बताया था, लेकिन इसमें भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, अगर हम 1815 की जो वियना संधि है इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें क्या था, मैंने बताया ना, फ्रांस में राजवंश की पुनर्स्थापना या बर्बन जो डायनेस्टी थी उसकी पुनर्स्थापना हो गई थी।
जो फ्रांस में सबसे पहले जो थे ना लुई 15, लुई 14, लुई 16, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वहाँ पर संवैधानिक सरकार आई, उसके बाद जो नेपोलियन थी उसकी तानाशाही, और उसके बाद क्या हुआ, फिर से राजवंश की स्थापना वहाँ पर स्थापित हो गई। कब? जब 1815 में वियना की संधि हुई, ठीक है। उसके बाद अगर हम वियना की संधि की बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना, यानी कि नए विचार, नए प्रगतिशील विचार या स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की भावनाओं को हटाकर जो पुराने रूढ़िवादी विचार थे उन्हीं को अपनाना और उसी के अनुसार अपने कार्य को करना। यानी कि वो स्वतंत्र लोकतंत्र के पक्ष में नहीं थे, बल्कि वो किसके पक्ष में थे, वो राजतंत्र के पक्ष में थे, ठीक है। फ्रांस ने उन इलाकों से अधिपस्त खो दिया, यानी कि जो फ्रांस था, जैसे जैसे जब नेपोलियन जो वहां पर शासन था तो क्या था, फ्रांस के हिस्से में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो दूसरे राज्यों के थे जो नेपोलियन ने जीत लिए थे। लेकिन इस संधि के बाद क्या हुआ कि फ्रांस ने उन सभी इलाकों पे से अधिपत्य खो दिया जो नेपोलियन के समय पर जीते गए थे, ठीक है। जो नेपोलियन ने जो भी जीता था फ्रांस से अलावा दूसरे राज्यों के जो क्षेत्र जीते थे उसे फ्रांस ने खो दिया, ठीक है। फ्रांस के सीमाओं का विस्तार पर रोक लगाने हेतु नए राज्यों की स्थापना की गई। देखिए क्या किया गया, फ्रांस के सीमाओं पर कई नए राज्य बनाए गए, जैसे कि उत्तर में नीदरलैंड, पर्शिया को उसकी पश्चिमी सीमा बनाया गया। क्यों? ताकि जो फ्रांस है फिर से कभी यूरोप के और क्षेत्रों पर अधिकार ना कर सके। अगर इनकी सीमाओं पर राज्यों की स्थापना हो जाएगी तो जो फ्रांस है वो एक तरह से घिर जाएगा, ठीक है। ये थी हमारी वियना संधि जो 1815 में की गई थी, उसकी मुख्य विशेषताएं, ठीक है। अब देखते हैं जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, ये थे ड्यूक मेटरनिक्स, जिसके संदर्भ में जो थी ये वियना की संधि थी उसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? वियना कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वियना, ठीक है। ड्यूक मेटरनिक्स के बारे में देखते हैं कि जो इनका जन्म है वो कब हुआ था, 15 मई 1773 को हुआ था। फिर जो ऑस्ट्रिया था, जर्मनी का एक भाग था ऑस्ट्रिया, उसके चांसलर थे, ठीक है। जर्मनी दो भागों में बटा हुआ था, मैंने बताया ना, एक तो ऑस्ट्रिया था, दूसरा क्या था, पर्शिया था। ऑस्ट्रिया था वो रूढ़िवादी विचारकों का था, और जो पर्शिया था वो स्वतंत्र यानी कि स्वतंत्र विचारकों से संबंधित था, ठीक है। 1814 से लेकर 1814 से लेकर 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? ड्यूक मेटरनिक्स थे, इन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने कहा कि यदि फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। यानी कि जो फ्रांस है वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि अगर उसके ऊपर कोई भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर वो जिस तरह का शासन अपनाता है अपने राज्य में, उसी तरह की जो शासन व्यवस्था है वो पूरे यूरोप में फैल जाती है। जिस समय पर फ्रांस में राष्ट्रवाद की उत्पन्न हुआ था, यानी कि फ्रांस में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे वो लहर पूरे यूरोप में फैल गई थी। लेकिन जैसे ही नेपोलियन का अंत हुआ और राजतंत्र वहाँ पर दोबारा से स्थापित हुआ, उसी के बाद यूरोप में भी राजतंत्र की धीरे धीरे से दोबारा से उत्पत्ति होने लगी। यानी कि जो पूरा यूरोप था वो किस तरफ जाने लगा? रूढ़िवादी विचारकों की तरफ जाने लगा, ठीक है। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पूर्ण संरचना में उनके पुराने राजतंत्र की पूर्ण संरचना में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। जो नेपोलियन था वो युद्ध के उपरांत यूरोप की जो पूर्ण संरचना थी एवं पुराने राजतंत्र की पूर्ण स्थापना में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। जो नेपोलियन था, उन्होंने नेपोलियन के बाद यूरोप की जो पूर्ण संरचना करना था, यानी कि यूरोप को दोबारा से संरचित करना था। जो नेपोलियन ने राज्य छीन लिए थे और अपने फ्रांस में मिला लिए थे, तो उन्हें क्या करना था? दोबारा से फ्रांस से छुटाकर उन्हें अलग से राज्य की स्थापना करना था। और जो पुराने राजतंत्र था, यानी कि रूढ़िवादी तंत्र की पुनः स्थापना, दोबारा से राजतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, यानी कि यूरोप की पूर्ण संरचना और जो पुराने राजतंत्र थे यानी कि रूढ़िवादी तंत्र थी उसकी स्थापना में किन्होंने? ड्यूक मेटरनिक्स ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, इनका नाम है, देखिए ये देख सकते हैं आप, ये है ड्यूक मेटरनिक्स। अगर जूसेपी मैथ्सनी की बात करें तो इनका जन्म 1807 में जेनोआ में हुआ था, ठीक है। और कुछ समय के पश्चात वह कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बने। देखिए जो इनका जन्म था वो 1807 में जेनेवा में हुआ था और कुछ समय के बाद क्या हुआ? कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बने। देखिए गुप्त संगठन के क्यों बने? एक गुप्त संगठन की तरह काम क्यों कर रहे थे? ये इसलिए काम कर रहे थे क्योंकि उस समय पर क्या हुआ गया था कि जो सत्ता थी वो अधिकतर ऐसे लोगों के पास थी जो रूढ़िवादी विचारकों को महत्व देते थे और जो स्वतंत्र विचार रखते थे उन्हें छुपकर काम करना पड़ता था। यानी कि वो खुले रूप से काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि अगर वो खुले रूप से काम करते तो जो
जो वहाँ पर शासन व्यवस्था चल रही थी रूढ़िवादिता, तब उनका दमन कर देती थी। ठीक है, इसलिए जो ये विचारक थे ये गुप्त संगठन के सदस्य के रूप में कार्य करते थे। ये केवल 24 साल के थे। ये केवल 24 साल की युवावस्था में ही लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 से देश से निकाल दिया गया था। यानी कि लिगुरिया में इन्होंने क्रांति कर दी थी 24 साल के में ही परिवर्तन के लिए, ताकि ये रूढ़िवादिता का अंत करके जो प्रगतिशील विचार है उनकी स्थापना कर सके। और इसके कारण क्या किया था, जो लिगुरिया का शासक था उन्होंने इसे देश से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, उसके पश्चात क्या हुआ कि उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। भूमिगत का मतलब कि जो जमीन के अंतर्गत हो, यानी कि जो छुपे हुए हों, जो किसी की नज़र में ना आते हों, उन संगठनों की स्थापना की। पहला था मोरसेई में यंग इटली, यानी कि मोरसेई में था ये, इसका नाम था यंग इटली। अगर इनके पहले संगठन की बात करो तो मोरसेई में यंग इटली, और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप, यानी कि एक बर्न में बनाया और एक मॉस्कोई में बनाया। यंग इटली और यंग यूरोप के नाम से 2 इन्होंने जो भूमिगत संगठन थे या गुप्त संगठनों की स्थापना की, ताकि जो क्रांति है वो की जा सके, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना स्थापित की जा सके और समानता, स्वतंत्रता, बंधुता की भावना को लोगों में जागृत किया जा सके और देश में भी कायम की जा सके। इसके ऊपर ये काम कर रहे थे। अगर देखा जाए तो मैक्सकिनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध किया गया तथा उनके प्रजातांत्रिक सपने ने रूढ़िवादिता के मन में भय पैदा कर दिया। यानी कि उन्होंने इतना ज़्यादा विरोध किया राजतंत्र का, यानी कि वो राजतंत्र के बिल्कुल विपक्ष में थे। उन्होंने राजतंत्र का जोरदार विरोध किया और जो प्रजातांत्रिक सपने था उनका, यानी कि लोकतंत्र, एक राज्य की स्थापना करनी थी, ऐसा जो उनका सपना था, उसने रूढ़िवादिता के मन में भय भर दिया। यानी कि रूढ़िवादी जो थे वो उनसे डरने लगे थे, उन्हें एक भय होने लगा था कि अगर इस तरह के विचार उठेंगे तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा जब रूढ़िवादिता की समाप्ति हो जाएगी और जो पूरा यूरोप है वो किस में बदल जाएगा, वो लोकतांत्रिक समाज में बदल जाएगा, या पूरा यूरोप में लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मेटरनिक्स की बात करें कि जो मेटरनिक्स थे, मेटरनिक्स ने उन्हें हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। यानी कि मेटरनिक्स ने कहा था कि जो जूसेफी मैथ्सनी है वो क्या है, जो ये रूढ़िवादी विचारधारा के कट्टर विरोधी हैं और ये जो है राजतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है और ये राजतंत्र को पलट सकते हैं और उसके स्थान पर प्रजातंत्र की स्थापना कर सकते हैं। इसलिए ये जो है राजतंत्र के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। ठीक है, देखिए अगर हम इसके आगे जो है, हम इसके अगली वीडियो जो आएंगी उसमें पढ़ेंगे। और अगर हम देखें इसके क्वेश्चन आंसर तो देखते हैं कि वियना पर अगर एक देखें तो वियना की संधि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखो मैंने बताई दी है जो वियना की संधि की थी, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी कि फ्रांसीसी क्रांति के समय बॉर्बन जो वंश था उसको सत्ता से हटा दिया गया और फिर से सत्ता में क्या हुआ, एक संवैधानिक सरकार की स्थापना हो गई। ठीक है, संवैधानिक सरकार की स्थापना होने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर फिर उसके बाद उसे हटाकर नेपोलियन की तानाशाही स्थापित हो गई। फिर क्या हुआ, नेपोलियन की तानाशाही को भी धीरे धीरे समाप्त हो गई, उसे नेपोलियन का अंत हो गया और उसके बाद फिर से राजतंत्र की स्थापना हो गई। यानी कि राजतंत्र से कहानी स्टार्ट हुई और उस कहानी का अंत कहाँ पर हुआ, राजतंत्र में ही हो गया। ठीक है, और अगर वियना की संधि की विशेषताओं की बात करें हम, तो फ्रांस की जो सीमा थी उस पर कई नए राज्य बना दिए गए ताकि जो फ्रांस था दोबारा से दूसरे राज्यों पर अपना अधिकार ना कर सके। और जो नेपोलियन था उसने 39 जो राज्य थे कहाँ के, जर्मनी के। ठीक है, और उनका एक संगठन बना दिया गया, यानी कि 300 थे पहले, 300 को कम करके उसने क्या किया, नेपोलियन ने 39 राज्यों में उससे जर्मनी को इकट्ठा कर दिया। इसलिए नेपोलियन का जो, अगर हम नेपोलियन की बात करें तो नेपोलियन का जर्मनी के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर और देखें तो 1815 में रूढ़िवादी शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। यानी कि वियना की संधि के बाद में क्या हुआ कि जब वियना की संधि हुई तो उसमें दोबारा से रूढ़िवादी शासन व्यवस्था की स्थापना हो गई। ये जो थी, जो रूढ़िवादी धारणा वाली सरकार थी वो क्या करती थी, वो किसी प्रकार की आलोचना बर्दाश्त नहीं करती थी कि सरकार की किसी प्रकार की आलोचना की जाए। अखबार जो थे, बहुत सारे किताबें जो थी और जो गाने थे जो सरकार का विरोध को दर्शाते थे, उन्हें बंद कर दिया गया था। ठीक है, अगर हम मेटरनिक्स की भूमिका का वर्णन करें तो जो मेटरनिक्स है वो क्या थे, मेटरनिक्स एक रूढ़िवादी विचारक थे और जो मेटरनिक्स थे वो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ऑस्ट्रिया के चांसलर थे और इन्होंने जो 1814 से लेकर 1800
48 में इन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यूरोप के राजनीतिक हालातों पर जो टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है, यानी कि जैसा भी प्रभाव फ्रांस में होगा ऐसा ही जो प्रभाव है वो पूरे यूरोप में होने लगेगा। जैसे स्टार्टिंग में यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई वैसे ही पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, बाद में राष्ट्रतंत्र दोबारा से स्थापित हो गया, तो रूढ़िवादी जो विचारधारा थी वियना की संधि के बाद दोबारा से पूरे यूरोप में स्थापित होने लगी। ठीक है, इसीलिए इन्होंने कहा था ड्यूक मेटरनिक्स ने कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। ठीक है, वियना संधि में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की जो पूर्ण संरचना थी, पूर्ण राजतंत्र यानी कि रूढ़िवादी तंत्र की पुनः स्थापना में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। यानी कि ड्यूक मेटरनिक्स ने क्या किया, जब यूरोप युद्ध के उपरांत यानी कि यूरोप से युद्ध हो गई, यूरोप की नेपोलियन की तानाशाही समाप्त हो गई, उसके बाद जो थे यूरोप की जो पूर्ण संरचना करनी थी, जो नेपोलियन ने युद्ध करके दूसरे राज्यों के क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया था। नेपोलियन की तानाशाही यानी कि नेपोलियन की समाप्ति के बाद क्या किया, जो मेटरनिक्स थे इन्होंने यूरोप की पूर्ण संरचना यानी कि यूरोप को के राज्यों को उन क्षेत्रों को दोबारा से दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अगर हम प्रश्न नंबर 3 देखें तो मेटरनिक्स ने जूसेफी मैत्सिंग को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन क्यों माना है। देखिए मैं बता ही चुकी हूँ, जो मेटरनिक्स थे वो रूढ़िवादी विचारकों के थे और जो जूसेफी मैत्सिनी थे वो क्या थे, स्वतंत्र विचारधारा से संबंधित थे। ये लोकतंत्र की स्थापना चाहते थे और जो ये थे वो राजतंत्र की स्थापना चाहते थे। इसीलिए ये मेटरनिक्स है वो कहते हैं कि जो जूसेफी मैत्सिनी है वो क्या है, वो हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक दुश्मन है। क्यों? क्योंकि इनके विचार जो थे पूरे यूरोप में गुप्त रूप से फैलते जा रहे थे और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही थी, जिसके कारण क्या था, जो राजतंत्र था जिसके समर्थक मेटरनिक्स थे उसके ऊपर खतरा बढ़ता जा रहा था। ठीक है, अगर 4 देखें तो नेपोलियन युग के उपरांत यूरोप में क्या परिवर्तन हुए, यानी कि जो नेपोलियन का युग था उसके उपरांत यूरोप में क्या परिवर्तन है। यूरोप में मैंने बताई दिया कि जब नेपोलियन की समाप्ति हो गई उसके बाद दोबारा से राजतंत्र की स्थापना हो गई, यानी कि जो राजतंत्र से कहानी स्टार्ट हुई थी वो समाप्त कहाँ पर हुई, यानी कि जिसके लिए इतनी क्रांति करी गई थी राजतंत्र को हटाने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ था, उसी के बाद क्या हुआ, दोबारा से राजतंत्र की स्थापना हो गई। यानी कि राजतंत्र से कहानी की शुरुआत हुई और राजतंत्र पे ही कहानी की अंत हो गया। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है और आपका ये जो यूरोप के राष्ट्रवाद से संबंधित चैप्टर था जिसमें हमने वियना की संधि के बारे में पढ़ा, 2 महत्वपूर्ण लोगों के बारे में पढ़ा, ड्यूक मेटरनिक्स और जूसेफी मैत्सिनी, जो इनके विचार थे किस तरह से एक दूसरे से विपरीत थे और इन दोनों ने यूरोप में किस तरह की भूमिका निभाई, इसके बारे में हमने पढ़ा। और आज की जो ये वर्कशीट थी यहीं तक थी और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।